भाई तो ये एपी है, आंसर है बिल्कुल, क्योंकि डिफरेंस कितने का है, 5-5 का। यहाँ क्या ये एपी है, गौर कर लीजिए, ये भी एक एपी है। रीजन क्या है, डिफरेंस सेम है अगेन। अच्छा, दोनों एपीज में फर्क क्या है, बिल्कुल, ये तो बढ़ती हुई एपी है और ये घटती हुई एपी है। कोई भी चीज बढ़ेगी कब, जब उसमें आप कुछ प्लस की चीज प्लस करोगे, मतलब प्लस करोगे कुछ। और कोई भी चीज घटेगी कब, जब आप उसमें कोई नेगेटिव चीज प्लस करोगे। तो इस केस में जो डी होगा आपका वो पॉजिटिव होगा, लेकिन इस केस में जो डी होगा वो आपका नेगेटिव होगा। तो एपी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सीरीज है, जिसमें लगातार दो टर्मों के बीच में डिफरेंस कैसा होता है, सेम होता है। वो डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, वो डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, डेसिमल फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो एपी क्या करेगी, बढ़ेगी। और अगर डिफरेंस अगर नेगेटिव है तो वो एपी घटेगी। ठीक है। बहुत बच्चों का ऐसा मानना भी होता है कि जैसे मान लीजिए -8 है, -6 है, -4 है, -2 है, बताइए एपी बढ़ रही है घट रही है, आंसर है बढ़ रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नेगेटिव्स हैं तो फिर मतलब एपी हमेशा घटेगी घटेगी। डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1 कर देते हैं, या फिर लगातार दो टर्मों को माइनस करना है आपको। आप चाहे तो A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, आप चाहें तो A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं। अब A2 माइनस A1 कराइए, A2 की जगह क्या लिखूंगा, -6, माइनस A1 की जगह क्या लिखूंगा, ब्रैकेट -8। और यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास, -6 और +8, कितना आ जाएगा आपके पास, 2। यहां पे बताइए, हाँ भाई, तो डी जो है वो आपके पास है A2 माइनस A1। लगातार दो टर्मों के बीच का डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इधर देख लीजिए A3 की वैल्यू कितनी है, -4, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, -6। तो -4 + 6 कितना हो जाएगा, 2। A4 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, -2, माइनस A3 की जगह क्या लिखूं, तो यहां पे हो जाएगा -2 + 4, कितना आ जाएगा, 2। अब गौर करिए डिफरेंस कैसा है, और पॉजिटिव भी है। तो पॉजिटिव डिफरेंस होने का मतलब क्या होता है, एपी बढ़ेगी, और नेगेटिव डिफरेंस होने का मतलब है एपी घटेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। एपी एक सीक्वेंस है नंबरों का, जिसमें डिफरेंस हमेशा, लगातार टर्मों के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव। बढ़ेगा तो पॉजिटिव होगा और घटेगी तो नेगेटिव। क्लियर है। हाँ, डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला भी बना लेते हैं, वो an माइनस an-1। बात वही है, an और पीछे रखना है उससे एक कम, एक an रखोगे और एक क्या रखोगे, an-1। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। बाबू ये टर्म है, अभी इसको हम एक्सपैंड करेंगे ना an। चलिए ठीक है। अच्छा जी, कोई भी सीक्वेंस हो, कोई भी आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये एक सीक्वेंस है जिसमें दो चीजें बड़ी मैटर करती हैं। एक तो मैटर करती है वैल्यू, और एक मैटर करता है रैंक। ये दो चीजें बड़ी मैटर करती हैं। रैंक को हम टर्म भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात। वैल्यूज को डिनोट किया जाता है an से, रैंक को हम डिनोट करते हैं n से, डायरेक्टली बात। अब जैसे मान लीजिए मैं यहां पर 8 बोल रहा हूं, तो अब आप बताइए ये 8 जो लिखा है मैंने, क्या ये वैल्यू है या रैंक है, आंसर है ये वैल्यू है। और ये कौन सी टर्म की वैल्यू है, तो इसलिए मैं इसको A3 बुला रहा हूं। ये 3 लिखना ही इंडिकेट करता है कि इसका रैंक क्या होगा। वैसे अगर मुझे 8 का रैंक बताना होगा तो मैं इसको क्या बुलाऊंगा, थर्ड। तो रैंकों के पीछे या तो TH लिखा रहता है, या तो RD लिखा रहता है, या तो ST लिखा रहता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके। अब मान लीजिए अगर 14 की बात हो, तो 14 क्या है, अगेन वैल्यू है, कौन से रैंक की, छठे की, बिल्कुल सही बात। इसको ये 6 बुलाएंगे। और रैंक वाइज अगर मैं बोलूं तो मैं इसको 6 बुलाऊंगा। अब अगर मैं ऐसे बढ़ाते 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 कोई एक ऐसा नंबर लिख दूं, 224। अब क्या मुझे इस 224 का रैंक पता है, तो मैं इसको क्या बुलाऊंगा, क्या बुलाऊंगा, an।
तो भैया उन वैल्यूज का जिनका रैंक पता नहीं होता उसे हम an बुलाते हैं। बिल्कुल, आप उसे an बुलाते हैं। जिन वैल्यूज का रैंक पता नहीं होता हम उसे an बुलाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये an का बस एक यूज है, और भी यूज होते हैं, लेकिन जिन वैल्यूज का रैंक पता नहीं होता हम उन्हें क्या बुलाते हैं? an। और an हमेशा वैल्यू को इंडिकेट करेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है। अच्छा जी, अगर इसका रैंक ही बताना होगा तो क्या बताएंगे? इसका nth रैंक है। क्या रैंक है? nth। किसी को दिक्कत है तो बताइए। पक्का? ठीक है। एपी के अंदर टोटल 3 फॉर्मूले का इस्तेमाल है बस खाली। उसमें से सबसे पहला फॉर्मूला है जनरल टर्म फॉर्मूला। जनरल टर्म फॉर्मूला। और आपकी मेरे ख्याल से पहली एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में टी। टोटल कितने वेरिएबल्स यूज है? 4। ए एन और डी। ए एन और डी। जहां डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। एन क्या है? रैंक, जिस टर्म के साथ आप डीलिंग करना चाहते हैं। हालांकि एन का एक काम और भी होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, वो भी होता है। हालांकि उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और ए क्या है? फर्स्ट टर्म। और ए एन क्या है? वैल्यू उस वाली टर्म की जो आप निकालना चाहते हैं। जनरल टर्म का मेन मकसद होता है कि मान लीजिए मैंने कोई एक एपी लिख दी, जैसे 15, 20, 25, 30, 35, 40 ऐसे करके, और मैं आपसे पूछूं कि यार इसमें ऐसे आगे बढ़ाते बढ़ाते इसकी जो 9th टर्म होगी वो कौन सी होगी? अब आप बताइए मुझे कि मैं 9th टर्म की वैल्यू जानना चाहता हूं, तो मैं क्या चीज निकालना चाहता हूं? क्या मैं A9 निकालना चाहता हूं, या मैं 9th निकालना चाहता हूं, या फिर मैं A9 निकालना चाहता हूं? आंसर है मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो वैल्यू मतलब A9 निकालना चाहता हूं। वो जो भी है। नहीं नहीं, 9th तो रैंक हो गया ना। मतलब मैं यहाँ पे जो पूछ रहा हूँ आपसे, वो वैल्यू पूछ रहा हूँ या रैंक पूछ रहा हूँ? मैं आंसर आपसे वैल्यू पूछ रहा हूँ। और वैल्यू को किससे इंडिकेट करते हैं? ए एन से, या ए। अब इस केस में मुझे पता है मुझे कौन सा रैंक निकालना है। कौन सा रैंक निकालना है? 9th। तो मैं उसको A9 बुलाऊंगा। तो जनरल टर्म का जो यूज है वो बेसिकली आपको कोई एपी गिवन होगी और उसमें आपको कोई तो भी रैंक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब वैल्यू निकालने के लिए किस फॉर्मूले का यूज होता है? जनरल टर्म। जनरल टर्म। रैंक निकालने के लिए भी कौन सी वैल्यूज का, कौन सी फॉर्मूले का यूज होगा? जनरल टर्म। ध्यान रखिएगा, दो दो कॉन्सेप्ट है बस इसमें। एक, अगर आपको एपी दे रखी है तो क्या पूछेगा आपसे? रैंक पूछेगा, तो भी यही वाला फॉर्मूला है। और अगर वैल्यू पूछेगा तो भी यही वाला फॉर्मूला। मैं दोनों में लिख देता हूं, आप मुझे बताइएगा क्या चीज को मिस करना है, इसमें मिसिंग क्या रखना है? मुझे इस केस में रैंक निकालना है, तो क्या मुझे ए एन को मिसिंग करना है? नहीं, ये तो पता होगा मुझे। वैल्यू तो देगा ही ना, रैंक की तो पूछ रहा है उसका। ए मिसिंग होगा क्या? नहीं, ए भी पता होगा मुझे। क्या मिसिंग होगा? खाली एन। मैं एन को अकेला करूंगा इस केस में, और डी भी पता होगा मुझे। वैल्यू वाले केस में भी आप इसी फॉर्मूले को यूज करोगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। इस केस में क्या वैल्यू, ये ए एन मिसिंग होगा? आंसर है बिल्कुल ये मिसिंग होगा। तो जब रैंक पूछेगा तो एन को मिसिंग करवाना, क्योंकि वैल्यू तो वो आपको देगा ही। और जब वैल्यू पूछेगा तो किसको मिस कराइएगा? ए एन को। और ए एन और डी। इस केस में बताओ मुझे ए क्या होगा? 15। तो ए एन, क्योंकि मेरे से तो वैल्यू पूछ रहा है ना 9th टर्म की। तो ए की जगह क्या लिखूंगा मैं? 15 प्लस एन की जगह क्या लिखूंगा? 9 माइनस 1 और डी 5। अब आप इस ए एन की जगह A9 भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि कौन सी रैंक की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है। ए एन वहां चलाते हैं जहां वैल्यू का, जहां रैंक का भी नहीं पता। इस केस में तो आपको पता है ना कौन सा रैंक है? 9th है। तो 15 प्लस एन माइनस 1, 8 इंटू में 5 इक्वल टू में 15 प्लस 40 कितना हो गया? 55। तो A9 जो है वो 55। तो अगर कोई एपी गिवन है आपको और आपको उसमें कोई रैंक दे रखा है और इसकी क्या पूछी है आपसे? वैल्यू पूछी है, तो मतलब आपको A9 निकालना है इस केस में। ठीक है।
अच्छा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एपी दे देता हूँ और मैं आपसे उसका रैंक पूछूंगा। तो जैसे आपके पास 15, 20, 25, 30, 35 और ऐसे करते 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 मैंने पूछा 55 जो है इसका रैंक बताओ, ये कौन सी टर्म पर आएगा। तो इस केस में आप ए एन निकालेंगे या एन निकालेंगे? एन। आंसर है एन निकालेंगे। तो ये 55 क्या है फिर? ये ए एन है, ये वैल्यू है। ये क्या है? वैल्यू। तो फॉर्मूला वही लगेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन की जगह क्या रखेंगे? 55। ए की जगह क्या रखेंगे? 15 प्लस एन की जगह एन ही तो निकालना है। डी की जगह क्या रखूंगा? 5। पूरी इक्वेशन में क्या मिसेंगे? वो निकालेंगे। कैसे करेंगे? 55 माइनस 15 इक्वल टू एन माइनस वन और इंटू में यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? 40। और यहाँ पे 5n माइनस फाइव को भी उधर भेज दीजिए, 40 प्लस 5 और यहाँ पे हो गया 5n और ये बन गया आपके पास 45 इक्वल टू में 5n, n को अकेला यहाँ पे 9। तो 9th रैंक पे आएगा कौन? 55 का जो रैंक होगा वो 9th होगा। तो मतलब अगर कोई एपी दे रखी है आपको और अगर आपसे रैंक पूछा है तो भी जनरल टर्म का फॉर्मूला, कोई वैल्यू पूछी है तो भी जनरल टर्म का। क्लियर है? ठीक है। और इसी पे बेस्ड है आपकी 5.2 एक्सरसाइज, है ना। 5.1 तो शायद वो उसमें तो एपी बताना है मेरे ख्याल से। 5.2 है जहां तक मुझे पता है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन वो डब्बे वाला है। एक डब्बा है, उसमें अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं, 4 चीजें हैं, उसमें से एक हमेशा मिसिंग करता है इसमें इसमें इन चारों में से। जैसे आप एनसीईआरटी लाए है किसी के पास एनसीईआरटी? करवानी है एनसीईआरटी तो बता दीजिए, मैं करवाता हूँ एनसीईआरटी। नहीं? चलो ठीक है, एक कंसेप्ट और देख लेते हैं कि इक्वेशनें कैसे बनती हैं। इसमें एक इक्वेशनों का भी फंडा आएगा अभी। सबसे पहले वो शॉर्टकट देख लेते हैं। ए एन, हाँ हाँ करवा रहे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। देखो जो एनसीईआरटी की बुक किसी के पास भी नहीं है मनीष, चलो कोई नहीं, छोड़ रहा हूँ, मेरे पास होगी। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले से कुछ शॉर्टकट्स बनते चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे को A2 निकालना है, तो इसके लिए इन्होंने एक शॉर्टकट बनाया हुआ है कि A2 निकालने के लिए आप या तो इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए और या तो डायरेक्टली क्या लगा दीजिए, A प्लस 1D या A प्लस डी। अच्छा, इसी तरीके से अगर फिफ्थ टर्म निकालनी है तो बताइए A प्लस, देखो समझो इस फॉर्मूले को, ए एन इक्वल टू में है A प्लस, एक कम करना है एन में से। तो अगर मान लीजिए मैं A5 निकाल रहा हूं तो मेरा n की जगह तो 5 चल रहा है ना, तो मेरे को लिखना क्या है? A प्लस एक कम, 5 में से एक कम किया तो 4D। अब मान लीजिए ऐसे करते करते कल को मेरे को बोले 19th टर्म निकालनी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप, A प्लस 18D। ये फॉर्मूले, ये शॉर्टकट सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये आपकी बहुत मदद करेगा। तो भैया इसी तरीके से मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन है कुछ, मान लीजिए जैसे 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करते करते, और अगर कोई हमसे कहे 9th टर्म निकाल दो इसका, तो मतलब मेरे को तो A9 निकालना है, तो क्या भैया मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दूं A प्लस 8D? अब आप बताइए लगा दें ऐसे डायरेक्टली? आंसर है बिल्कुल, क्योंकि ये शॉर्टकट जो बने हैं ये आपके जनरल टर्म से ही बने, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। A9 इक्वल टू में क्या होता है? A प्लस 8D। अब आपको A पता होना चाहिए, A कितना है? 5, 8 और D कितना है? अगेन 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और 8 5 40, तो आंसर बनेगा यहाँ पर 45। तो 9th टर्म जो है वो 45 है। आया समझ? ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपके पास जो पहला क्वेश्चन है मेरे ख्याल से वो टेबल वाला है, उसमें इस तरीके से एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं। ए है, डी है, एन है और ए एन है, और अलग अलग वैल्यूज है, 7, 3, 8 और ये मिसिंग है। फिर इसी तरीके से -18 ये मिसिंग है, और 10 और 0। मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन करवाऊं मैं या नहीं करवाऊं? यहाँ तक ठीक है ना? आप इसको ट्राई जरूर करिएगा, ये आपका बेसिक है, ठीक है।
अच्छा जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट उस पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है उसने कि 30th टर्म निकाल दीजिए एक एपी की, 10, 7, 4 डॉट डॉट डॉट। आप देख के बताइए डी कैसा होगा? नेगेटिव। 30वीं टर्म जो होगी वो और कम में ही आएगी कहीं। मैं आपसे वैल्यू पूछ रहा हूं या फिर रैंक पूछ रहा हूं? रैंक। गलत, मैं आपसे वैल्यू पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे? क्या पूछ रहा हूँ मैं? वैल्यू। A30 को क्या लिख सकते हैं? A+29D। ए कितना होगा? 10 प्लस 29, डी कितना होगा? -3। देखो इतना दमखम रखो कि देख के बता दो डी कितना, सॉल्व ना करना पड़े, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आएगा तो एमसीक्यू में आएगा आपको, और एमसीक्यू में आपके आंसर की वेटेज होती है। क्या रूट वालों का प्लस माइनस नहीं आता? प्लस माइनस सिखा देंगे रूट वाले। अनलाइक रूट तो प्लस माइनस होते ही नहीं। इसमें आते हैं जैसे एपी में रूट आप क्वेश्चन बता दीजिए, करवा देंगे। जैसे √3 5.1 में अभी 5.1 बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन इस देते हैं ना, जैसे जैसे √3 एक क्वेश्चन करा दूंगा अगर आप 5.1 की बात कर रहे हैं तो। √6, √3, √9 ऐसे करके करवा देंगे, करवा देंगे। ध्यान दीजिए पहले आप इधर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 और माइनस 9 3 27, 2 पर कैरी गया 87, एंड दिस इज -70। तो -77 क्या है? 30th रैंक की वैल्यू। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको। देखिए इस तरीके से रूट वालों से बड़े बच्चे घबराते हैं। रूट वालों को मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूं आपके साथ। रूट्स के बारे में मैंने बताया था, दो तरीके के रूट्स होते हैं, एक होते हैं लाइक रूट और एक होते हैं अनलाइक रूट्स। लाइक रूट्स क्या होते हैं भाई? जिनमें सेम जैसा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे √3 है और यहाँ पे 5√3 है, ठीक है, या 7√3 + 5√3। क्या ये लाइक रूट्स हैं? बिल्कुल है, क्योंकि रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो सेम है। अगर भैया सेम ना हो तो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये रूट्स कहलाते हैं अनलाइक रूट। ठीक है? तो जो लाइक रूट होते हैं उन्हीं में प्लस माइनस और मल्टीप्लाई पॉसिबल है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई इनमें पॉसिबल होता है, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई पॉसिबल। ठीक है? तो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, और जो प्लस और माइनस, मल्टीप्लाई को तो चलो हम बाद में देखेंगे, पहले प्लस माइनस को देख लीजिए। प्लस माइनस जो होता है ना वो सिर्फ किस में होता है? लाइक। अनलाइक रूट्स में नहीं होता। अब लाइक रूट में भी प्लस माइनस का जो हिसाब किताब है वो बिल्कुल आपके जैसे वेरिएबल प्लस होते हैं ना, बिल्कुल वही सिस्टम है। वेरिएबल कैसे प्लस होते हैं मुझे एक बात बताइए? 2x + 3x कितना होता है? 5x होता है ना। अब 7√3 + 5√3, तो बाहर का नंबर ही प्लस होगा। कितना हो जाएगा ये? 12√3। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि रूट वाली वैल्यूज तो कभी प्लस होती ही नहीं है। जैसे x और x कभी प्लस नहीं होता, x और x होके 2x नहीं बनता है, 1 होता है इनके आगे। ये 1 और 1 2 बनाता है, ये तो x ही रहता है। आपको सिखाया इस तरीके से जाता है कि x + x कितना हो गया, जबकि एक्चुअली वैसा नहीं है। 1x + 1x होता है 2x। वेरिएबल तो कभी प्लस ही नहीं होते, क्योंकि वेरिएबल प्लस होते तो फिर x + y भी कुछ होता, जबकि x + y कुछ नहीं होता, x + y ही रहता है। लाइक वेरिएबल हो जाते हैं। हाँ, लाइक वेरिएबल्स प्लस हो जाते हैं। और आपको तो बताइए प्लस कैसे होते हैं? आप क्या करते हो, इनमें से एक्स को क्या कर देते हो? बाहर खींच लेते हो, अंदर क्या रह गया? 2 + 3 कितना होता है? फिर 5x से मल्टीप्लाई हो जाता है और ये क्या बन जाता है? ऐसे आता है। सेम केसेस में होता है। इन दोनों में रूट तो प्लस होते ही नहीं है, तो आप क्या करते हैं? √3 को कॉमन खींच लेते हैं, अंदर क्या बच गया? 12। अब बनता है 12√3। अब ये टेक्निक को सिखाना नहीं चाहता, तो डायरेक्टली क्या बोल देते हैं? बाहर वाले नंबर ही क्या होते हैं? खाली प्लस। आप इसको वेरिएबल से जोड़ के रखो, मैंने खुद ऐसे ही याद रखा हुआ है। वेरिएबल जोड़, जैसे वेरिएबल बिहेव करते हैं ना, ऐसे ये रूट का बिहेव करते हैं। अब जो मल्टीप्लाई है वो तो लड़ाई है, लड़ाई तो किसी से भी की जा सकती है। 7√3 है, इंटू में 4√3 है। बाहर वाला नंबर बाहर वाले से, अंदर वाला नंबर अंदर वाले से। बाहर वाले से करिए 28, √3 × √3। देखो इस लेवल पे √3 × √3, √9 मत बोलिए। √9 बोलना सिर्फ हर्ष बोल सकता है। √3 × √3 आप 3 बोलेंगे,
क्योंकि समझिए √9 क्या होता है आगे चल के, एक स्टेप बचा रहा हूं मैं आपका, ठीक है। अगर हर्ष याद रख सकता है तो बहुत बढ़िया बात, मुझे अच्छा लगेगा ना। 8 3 जा 24, 2 पर कैरी गया, 3 2 6 और 84 आएगा इसका आंसर। भैया अनलाइक रूट कैसे प्लस होते हैं आप बताइए, अनलाइक रूट प्लस होते हैं क्या? 5√2 प्लस 7√3, क्या ये प्लस हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे अनलाइक रूट से? क्योंकि कॉमन तो तुम खींच ही नहीं पाओगे फिर भी, और बिना कॉमन निकाले, बिना इन नंबर रूटों को हटाए प्लस हो नहीं सकता, ठीक है। इन चीजों को याद रखिए। अच्छा यही चीज अगर मल्टीप्लाई होती तो हो जाता 7 5 जा और √2 इंटू √3 √6, ये आता आंसर। बताइए यहां तक कोई इशू है? अब करें एक क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास, अनलाइक एपी वाला ही करवा देंगे। √2, √8, √18, √32, ये तो उसमें हो जाएगा। और आपसे बोला है इसी का 7th रैंक बताइए, 7th रैंक की वैल्यू बताइए। देखो भाई ये अभी देखने से ऐसा लग रहा है कि अब मैं √8 और √2 को माइनस करूंगा तो बिल्कुल माइनस नहीं हो पाएगा ये। तो डी तो निकलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आप खुद सोचिए कि आप इनको थोड़ा सा और फैक्टराइज कर सकते हैं। √8 को √2 तो चलो ठीक है, √8 को मैंने बताया था 2 इंटू 2 इंटू, √18 को आप 2 इंटू 3 इंटू 3, √32 को 2 इंटू 2 इंटू, अब ये तो √2 ही रहेगा। इसकी जगह यहाँ पे पेयरिंग हो गया, यहाँ पे 2√2, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम 3√2, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, दो पेयरिंग बन गई तो 4 अगला 5√2। देखने से पता चल रहा है, पैटर्न भी थोड़ा एनालाइज करिए। √2 था, अब ये क्या बन गया 2√2, उसका अगला क्या बन गया, उसका अगला क्या बन गया, उसका अगला 5√2, ऑब्वियस सी बात। अब आपसे इसका क्या पूछा है, 7th रैंक, तो A7 कैसे निकालेंगे, A प्लस 6D। ए की जगह क्या लिखूं, 6 तो 6 ही है, डी की जगह क्या लिखूं, डिफरेंस बताओ, √2 बन गया, कितने का, कितने से बढ़ाया होगा, √2 से, सही है। अगर यकीन नहीं आता तो आप माइनस कर लीजिए, 2√2 माइनस √2। देखिए मैंने बताया था क्या ये माइनस हो सकते हैं, भाई देखो इसका आगे कुछ लिखा तो 1 तो लिखा ही है, ये 2√2 है, ये 1√2 है, दोनों √2 है ना, तो हो सकता है माइनस। अब बाहर वाले नंबरों को माइनस करिए, 2 - 1 तो आपके पास आएगा 1√2, जैसे 1√2 को आप √2 भी लिख सकते हैं। तो डी की जगह क्या लिखेंगे आप, √2। अब ये तो √2 ही रहेगा, यहाँ पे 6 इंटू में √2 कितना हो जाएगा, 6√2। अब 6√2 प्लस √2 कितना होगा, कैसे, दोनों लाइक टर्म है, दोनों √2 है, बाहर वाले प्लस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा। अच्छा 6 और √2 को मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया भाई, इसके बाहर क्या था 1, तो 6 इंटू 1 6 और √2 का √2, जिनमें दोनों में रूट है और मल्टीप्लाई करना है तो उनमें तो नंबर मल्टीप्लाई हो ही जाते हैं, बाहर वाले से अंदर वाला। लेकिन मान लीजिए किसी एक में तो है नंबर और किसी एक के पास है पूरा हिसाब किताब नंबर भी और √2 भी, तो रूट वाले को तो मल्टीप्लाई मत ही करिए, बाहर वाले को कर दीजिए आप खाली, कितना हो जाएगा। भैया मान लीजिए यहाँ पे होता ऐसा, अब आप बताइए क्या करना पड़ता फिर, अब इसमें बाहर वाला नंबर नहीं है तो बाहर वाले को सेम रखो, बाकी अंदर वालों को मल्टीप्लाई कर लो। अब दोनों है तो बाहर वाले से अंदर वाला, अगर एक में रूट है एक में नहीं है तो बाहर वाले से, और जो रूट वाला अकेला बच गया वो अकेला ही रखो। बताइए कोई इशू है इसमें? हाँ जी बोलो। √7 और 4 क्यूब √2 हो तो क्या, √7 मल्टीप्लाई बाय 4 क्यूब √2, 4 क्यूब और √2, √2 पे क्यूब है, क्यूब क्यूब रूट कह रहे हो। भाई देखो यहाँ पे आपके पास √7 है और ये आपके पास कितना है क्यूब रूट है, ये भी नहीं होंगे, एक क्यूब रूट है, और वहां पे भी होता भी है क्यूब। हाँ फिर क्यूब रूट अंदर पहुंच जाता है। ये कितना ज्यादा आपके पास 40, क्यूब रूट में 3 3 के जोड़े बनते हैं, √2 × √2 × √2, ठीक है।
कोई बात नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा आपको, फंसाने के लिए नहीं आएगा एक नंबर में, इतना नहीं फंसाएंगे आप। ज्यादा से ज्यादा आपसे ये रैशनलाइज करवा लेंगे अगर मन किया तो, ऐसे दे देंगे और बोलेंगे सेवंथ रूट सेवंथ टर्म बता दो इसकी। अब जिन बच्चों से रूट वूट नहीं आते हैं वो नहीं कर पाएंगे, एक नंबर में क्वेश्चन देंगे और पूछा जा सकता है, कोई ऐसा गलत भी नहीं। ठीक है, कभी कभी ऐसे सीक्वेंस भी दे देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 का क्यूब है और 1 का क्यूब है, 3 का, सॉरी 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, और ऐसे बढ़ा दिया। मेरे ख्याल से एपी नहीं है शायद ये 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, यहाँ कितना हो जाएगा, डिफरेंस, डिफरेंस काफी, डिफरेंस एपी नहीं है भैया, एपी नहीं है, निकल जाएगा क्या होता है, डी नहीं सेट हो, ऐसा नहीं पूछा, एपी जो भी आपके फॉर्मूले हैं, एस एन का हो, ए एन का हो, चाहे कोई भी फॉर्मूला हो, शॉर्टकट हो, सारे के सारे एपी के लिए हैं। अगर एपी नहीं है तो कोई फॉर्मूला नहीं है, नहीं, एपी का कोई फॉर्मूला नहीं है, क्वाड्रेटिक अलग चीज है, मिक्सिंग मत करिए चीजों। ये जितने भी फॉर्मूले हैं ए एन एस एन, ये सब एपी के फॉर्मूले हैं, अगर एपी है तो ये फॉर्मूले लगेंगे। अब आप बताइए देखिए क्या ये एपी है? तो अगर कभी भी आपके पास ऐसे स्क्वायर हो, रूट हो, जो आपको लगता है कि खोले जा सकते हैं और, तो उनको एक्सपैंड करिए। ठीक है, अच्छा जी, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम लोग 5.2 पे आए, मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन निपटा दिया उसका। 11th टर्म भी आप बता सकते हैं। उसके बाद एक नया कंसेप्ट हमारे सामने आ रहा है, यहाँ पर इस तरीके से बॉक्सेस दिए हुए हैं हमें, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बॉक्सेस बनाए हुए हैं कि भाई सबसे पहला वाला 2 है, फिर इस तरीके से गैप छोड़ा है, और फिर 26 है, और आपसे बॉक्स पूछा है कितना होगा, और ये बोला गया कि एपी में है। अब आप मुझे बताइए, इस तरीके से देना वैल्यूज को, क्या क्या चीज बताता है, ये 2 क्या है, ये ए है, A1 है ये, और ये 26 क्या है, ये AN क्यों है, थर्ड टर्म है ना, सही है ना। आपसे सेकंड टर्म पूछिए, फाइंड करने के लिए बोला गया आपको, सेकंड टर्म निकाल देंगे अपन A प्लस डी से, लेकिन उसके लिए A और D का जुगाड़ होना चाहिए। तो कभी भी अगर ऐसे वैल्यूज दे दे, फर्स्ट वाली रैंक, फर्स्ट वाली वैल्यू ये है, थर्ड वाली ये है, तो आप इसको समझिए, इससे क्या बनेगी एक इक्वेशन शॉर्टकट के माध्यम से। अब A3 को आप क्या लिख सकते हो वो बताओ, आंसर है A प्लस डी इक्वल टू में, ये बन गई आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। और ये जो है दूसरे वाले, भैया इससे इक्वेशन नहीं बनेगी। देखो वैसे तो कायदे से अगर ये A1 की जगह कुछ और होता ना, A7 होता, तो इससे भी मैं क्या बना लेता, इक्वेशन। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये है कि A1 है, अब A1 को आप A लिखते हैं, तो कोई बात नहीं, इसे भी आप वेटेज दे सकते हो, भाई ये A की वैल्यू है। अगर इस A की वैल्यू को उठाकर अगर मैं इसमें डाल दूं इस इक्वेशन में, तो क्या मिसिंग रहेगा, बस खाली डी, डी निकल जाएगा, और ए और डी दोनों निकल गए, तो मेरे ख्याल से A2 निकालने में कोई वैसी बड़ी बात नहीं, A प्लस डी करना है आपको, तो ए और डी में वैल्यू डालनी, आप इस ए को इसमें प्लेस करिए, पुट ए इक्वल टू में 2, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 2 प्लस 2d इक्वल टू में 26, यहाँ पे 2d को अकेला कर दीजिए, 26 माइनस 2 कितना हो जाएगा 24, 2d, डी कितना हो गया 12, ए और डी दोनों निकल गए। अब A2 निकाल देते हैं, A2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 प्लस 12, आंसर कितना आएगा 40, तो यहाँ 14। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसे वैल्यू दे, 13वीं टर्म ये, 12वीं टर्म ये, 25वीं टर्म ये, तो आप ये समझिए अपने दिमाग में कि इससे एक इक्वेशन बनेगी, इससे एक इक्वेशन फॉर्म होगी। और अगर A1 दे तो इससे तो डायरेक्टली एक वैल्यू ही मिल गई। एपी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दो ही चीजों की होती है, ए और डी। किसी तरीके से आप ए और डी का जुगाड़ कर दीजिए, फिर या तो वो वैल्यू देगा रैंक पूछेगा, और या तो वो रैंक देगा वैल्यू पूछेगा, क्योंकि 4 ही चीजें हैं टोटल, ए एन, ए डी और एन। ए और डी का जुगाड़ हो जाए तो फिर या तो ए एन देगा एन पूछेगा, या तो एन देगा ए एन पूछेगा, 4 ही तो चीजें। दो का जुगाड़ तुमने कर ही लिया, दो रह गई, दो में से एक तो देगा, एक पूछेगा, वही काम करते हैं ये। देखिए नेक्स्ट वाला, इसी का सेकंड पार्ट दिखाता हूं मैं आपको। बॉक्स पहला खाली है 13 है, ये बॉक्स खाली है 3 है। मुझे एक बात बताइए,
ये कौन सी वैल्यू है, तो इससे क्या बनेगी एक इक्वेशन a2 इक्वल टू 13 नाम की, और ये क्या है a4, तो इसके भी नाम की क्या बनेगी एक इक्वेशन। कैसे बनाएंगे, शॉर्टकट से। a2 को क्या लिख सकते हो तुम, a प्लस डी इक्वल टू में 13, इसे बना लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। a4 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 3d इक्वल टू में, ये बनेगी इक्वेशन सेकंड। अब इस केस में देखो एक भी वेरिएबल नहीं पता आपको, तो एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए, एलिमिनेशन से कर लीजिए, जैसे भी आपको सुनना है। जिन बच्चों का एलिमिनेशन अच्छा है वो एलिमिनेशन से कर लीजिए। a प्लस डी इक्वल टू में 13, a प्लस 3d इक्वल टू में साइन चेंज कर दीजिए। a से क्या हो गया कैंसिल, यहाँ माइनस का 2d, यहाँ पर कितना हो गया 10, d को अकेला कर दिया आपने -5, d की वैल्यू -5। और हो भी क्यों नहीं, आप वैल्यू चेक ही कर लीजिए। सेकंड टर्म कितनी है 13, चौथी टर्म कितनी है, गिरावट नहीं हो रही है, गिरावट हो रही है। तो ऑब्वियस बात है डी कैसा आना था, नेगेटिव। अब डी नेगेटिव आया है, इसको उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में लगा दीजिए। तो पुट डी इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस -5 इक्वल टू में 13 प्लस माइनस माइनस, तो a -5 इक्वल टू 13, a की वैल्यू कितनी होगी 18, a 18 है, d -5। अब पूछा क्या क्या है आपसे, पूछा उन्होंने a1 है, और क्या पूछा है a3। a1 तो a ही होता है मेरे ख्याल से, क्या लिख सकते हैं हम उसको 18, और क्या पूछा आपसे a3, a3 को क्या लिख सकते हैं हम a प्लस 2d, a की जगह क्या लिखूं 18, और d की जगह क्या लिखूं -5, तो यहाँ पे 18 और माइनस का 10, दैट विल बी 8। तो यहाँ तो 8 लगेंगे और यहाँ पे 18 लगेंगे, और आप खुद ही देख लीजिए एपी देखो 18, 13, 13 में से 5 घटाए 8, 8 में से फिर 5 घटाए 3, नहीं है। ठीक है, तो आपने जो कंसेप्ट सीखा है वो ये है, कंसेप्ट है ये कि अगर कोई वैल्यू दी है, चाहे 7वीं 6ठी 5वीं कोई सी भी, तो उससे क्या बन सकती है इक्वेशन, ये सीखना आपको इसमें। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट एक और कंसेप्ट सिखा देते हैं आपको, इसी पर रख के उन्होंने क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आप इसको होमवर्क में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट हैं। ठीक है, बाकी चिंता मत करिए, आप इनमें से करिए, मैं आपको एमडीजी करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ये जरूरी है चीजें, इसीलिए करवा रहा हूँ। ठीक है, आप थोड़ा सा भूल चुके होंगे, फ्रेश कर लीजिए इसको वापस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या लिखा है, विच टर्म, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, बस मैं खाली लैंग्वेज की थोड़ी सी बात कर रहा हूं। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इज 78, क्या मीनिंग है इसका बताइए। आपसे पूछा है इस एपी की, ये एक एपी है, इस एपी में 78 विच टर्म पे आएगा, कौन सी टर्म पर आएगा। तो ये 78 क्या है, ये ए एन है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे इसमें, बिल्कुल जनरल टर्म फॉर्मूला, क्योंकि भैया इसमें रैंक निकालना। ए एन की जगह क्या रखेंगे आप 78, ए की जगह क्या रखेंगे एन, एन ने तो निकालना है, रैंक की तो चाहिए। डी 5 या -5, 3, 8, 13, 18। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, एन निकल जाएगा आपसे, कोई ऐसी इसमें कोई तोप नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये हर्ष परेशान कर रहा हो तब से ही। क्या कह रहा है हर्ष आपसे, दुखी कर रहा हो। मेरे भाई देख रहा हूँ। कोई बात नहीं बाबू, कोई बात कर लें तो टाइम पास। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब क्या है इसका, नंबर ऑफ टर्म बताना, टोटल टर्म्स कितनी है उस एपी में, ये बताना है। मनीष ध्यान दीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे मैं इसी क्लास में अगर पूछूंगी कितने बच्चे हैं, तो एक तरीका होगा कि मैं काउंटिंग शुरू कर दूं। ठीक है, और लास्ट वाला बच्चा जिस नंबर पे आ जाए उतना ही है। या फिर मतलब एक तरीका ये होगा, एक तरीका ये भी होगा भाई हम रजिस्टर बना लें और लास्ट वाले बच्चे का जो भी रोल नंबर होगा
वही आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो अगर मैं किसी तरीके से, जैसे 7 है, यहाँ 13 है या 19 है, और 19, और यहाँ पर 205 है, अगर मैं किसी तरीके से 205 का क्या निकाल लूं, रैंक, तो मुझे ये पता चल जाएगा ना कि 205 कितने नंबर पर आ रहा है। मान लीजिए इसका रैंक बैठा, मान लीजिए इसका रैंक बैठा 23rd है ये। अब आप ही बता दीजिए इस एपी में टोटल कितने कितनी टर्म्स हैं। हो सकती है, लेकिन 205 पे खत्म कर दिया ना, आगे नहीं बढ़ाया ना, आगे डॉट 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 देता तब तो मैं मानता भी इस बात को। देखो एपी जो है दो तरीके की होती है, नंबर टर्म्स के बेसिस पर बांटे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर। एक होती है फाइनाइट एपी, एक होती है इनफाइनाइट एपी। जिस एपी में जैसे मान लीजिए A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया, A4 आ गया, और आगे डॉट 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 लगा के मान लीजिए मैंने A17 लिख दिया, इस एपी को बोलेंगे हम फाइनाइट एपी है। फाइनाइट का मतलब होता है जो खत्म हो जाती है, जिसको काउंट कर सकते हो। हाँ, तो ये एक फाइनाइट एपी है, क्योंकि इसमें A1 से शुरू हुआ है, A2 A3 A4 मैंने बीच की लिखी नहीं है, उसमें डॉट लगा दिया मैंने, पर लास्ट वाले को मैंने स्टॉप किया है A17 पर, और इसके आगे मैंने कोई बात नहीं करी। तो ये फाइनाइट एपी है, रुकेगी एपी। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ये नहीं लिखता और ये ऐसे कर देता मैं, तो ये एपी कैसी है फिर, इनफाइनाइट, अनगिनत तक है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट एपी, क्लियर है। लास्ट वाले को अगर लिख दिया गया है तो इसका मतलब ये फाइनाइट है, लास्ट वाले को नहीं लिखा है और पीछे डॉट लगा दिए गए हैं तो ये इनफाइनाइट है। नेक्स्ट, पीछे में मान लीजिए अगर ऐसे लिख दिया A1 A2 A3 A4, अब बताइए ये एपी कैसी है, ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। आंसर है ये फाइनाइट एपी है, क्योंकि मैंने पीछे 3 डॉट नहीं लगाए। 3 डॉट का बड़ा महत्व होता है, 3 डॉट का मतलब है वो कंटिन्यूअसली चल रहा है अभी। हाँ, 3 ही डॉट्स लगेंगे, ठीक है, उससे ज्यादा हो तो मतलब वो एक पैटर्न है, बट 3 डॉट कंपलसरी होता है। ठीक है, समझ में आई ये बात, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा समझिए। अब इस वाले केस में इन्होंने जो दिया था वो दिया था कि 205 पे खत्म कर दिया था खेल, तो 205 से आगे नहीं गए ना, तो इसका मतलब यही मेरी क्या है, आखिरी टर्म है। अगर मैं इस आखिरी टर्म का क्या निकाल दूं, रैंक, तो उससे एक बात तो घोषित हो जाएगी कि गर्वित का रोल नंबर इस क्लास में मान लीजिए 16 है, तो इस क्लास में टोटल कितने बच्चे, 16 बच्चे हैं, लास्ट वाले बच्चे का रोल नंबर वही है। तो 205 का जो भी रैंक होगा उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ये बाय डिफॉल्ट है। इसलिए कहते हैं, इसलिए बच्चे पर, इसलिए तो कंफ्यूजन बनता है कि n एक्चुअली में है क्या। कभी तो आप n को रैंक बना देते हो, कभी आप n को नंबर ऑफ टर्म्स भी बोलते हो। अरे n से नंबर ऑफ टर्म्स भी पता चल जाती है, क्योंकि लास्ट वाले का रैंक ही क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। प्रीत, समझना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको वो पूछ सकते हैं सेक्शन में, कि आपको एपी दे दें और आपसे बोल दें कि क्या निकाल दो इसके नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है लास्ट वाले का क्या निकालिए, बस खाली रैंक। ठीक है, हाँ, लास्ट वाला नंबर वो आपको देगा। जैसे इसमें इन्होंने क्वेश्चन भी पूछे हैं, ये वाला आप लोग कर दीजिए फटाफट। 18 15 अपॉन 1/2 13, ऐसे करते हुए -47 आ रहा है। भाई -47 का आपको रैंक निकालना है, रैंक निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस an की जगह क्या लिखेंगे हम, -47, a की जगह 18, n-1 d की जगह 31/2, 31/2, 13/2, माइनस का 5 आएगा, ब्रैकेट जरूर लगाइएगा वरना आप माइनस ही कर देंगे इसको। तो यहाँ पे आपके पास, इसको इधर ले चलिए, कितना हो जाएगा आपके पास, -47 माइनस का, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास माइनस का n/2, 5n/2, और प्लस का 5/, हाँ डायरेक्टली उधर क्रॉस में ही भेज सकते हैं। यहाँ के बाद कितना हो जाएगा, -65, और वैसे सही बात है यार, यही कर लेते हैं n-1, और मल्टीप्लाई में कितना है 2, तो यहाँ पे -5/2 और n-1, माइनस से तो माइनस काट दिया, n से ये 13 बार पे, इसको क्रॉस में कर दिया 26, 27 बिल्कुल सही। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स पता लगाई जा सकती हैं कैसे, लास्ट वाले का रैंक में। ठीक है,
चलिए जो होमवर्क मैंने आपको दिया है वो सारे करके लाइएगा।